कल हमने समझा था कि कैसे हम जो है एक कीवर्ड के अगर एक डेटा टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन के आगे अगर कोई भी कीवर्ड लिखते हैं तो उससे हम कैसे उसकी स्टोरेज क्लास के बारे में पता कर सकते हैं, है ना। जैसे मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। अगर हमने यहाँ पर जो है इंट a इक्वल टू 5 लिखा है तो इससे हमें पता चलता है कि इसकी जो डिफॉल्ट स्टोरेज क्लास है वो है ऑटोमेटिक, है ना। और ऑटोमेटिक होने की वजह से इसको स्टोरेज कहाँ पे मिलेगा, इसको स्टोरेज मिलेगा रैम में। और इसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी, गार्बेज। और इसका स्कोप क्या होगा, इसका स्कोप होगा लिमिटेड, मतलब एक पर्टिकुलर फंक्शनल ब्लॉक के अंदर ही होगा जहां पर हम इसको क्लियर करते हैं वहां तक। और उस ब्लॉक तक ही इसकी लाइफ होगी। तो कल हमने ये सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था। मैं आपको ऊपर बता देता हूँ क्या हमने डिस्कस किया था। तो हमने डिस्कस किया था कि जब आप एक डेटा टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन को देखते हैं तो उससे हमको तीन चीज़ें बहुत आसानी से पता चल जाती है। एक होते ही आपका वेरिएबल का नाम, तो ठीक है, वेरिएबल का नाम यहाँ पे x है ना। साइज ऑफ मेमोरी ब्लॉक, है ना। तो अगर कितना उसको मेमोरी ब्लॉक को साइज मिलेगा, है ना, तो उसको मिलेगा 2 बाइट या 4 बाइट एज पर द जैसा भी हम उसमें आर्किटेक्चर का यूज कर रहे हैं। और एक होता है कंटेंट, कि इसके अंदर जो है वो कंटेंट कैसा होगा, है ना। कंटेंट इंटीजर होगा, कैरेक्टर होगा, डबल होगा या कुछ। तो ये सब चीजें हम एक डेटा टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन को देख पता कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि हम डेटा टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन को देखकर सिर्फ ये तीन बातें नहीं, ये चार बातें भी पता कर सकते हैं। एक है डिफॉल्ट वैल्यू, एक है स्टोरेज, स्कोप और लाइफ। तो हमने देखा था कि अगर हम किसी भी डेटा टाइप डिक्लेरेशन के आगे अगर ये चारों चीजें लगा देते हैं, ये चारों चीजें, ऑटो, ऑटो, रजिस्टर, स्टैटिक, एक्सटर्न, अगर बाय डिफॉल्ट हम लगाते हैं, मतलब जब कुछ भी नहीं लिखा होता है तो वहां पर उसकी स्टोरेज क्लास क्या होती है, ऑटोमेटिक, है ना। और ऑटोमेटिक के लिए यहाँ पर जो है हमको आप अगर नहीं लगाते हो तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर ऑटो जो है उसकी स्टोरेज क्लास होती है। और ये उसका कीवर्ड होता है। ऑटोमेटिक तो उसकी स्टोरेज क्लास होती है, मतलब बोलते हैं हम ये है, लेकिन हमको वहां पर लिखना ऐसा होता है। तो अगर आप नहीं भी लिखते हो तो बाय डिफॉल्ट जो है वो ऑटो ऑटोमेटिक उसकी स्टोरेज क्लास होगी। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर मान लीजिए आपने कोई वेरिएबल बनाया है ना। जैसे यहाँ पर जो है इंट बी इक्वल टू 5 है ना, तो यहाँ हमने इक्वल टू नहीं लगाया है, सॉरी, हाँ इंट बी है। तो जो है इसको जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, गार्बेज वैल्यू मिलेगी। क्यों मिलेगी, क्योंकि डिफॉल्ट इंट के आगे जब कुछ भी नहीं होता है तो वहां पर जो कीवर्ड होता है वो होता है ऑटो। तो यहाँ तक तो हमने कल समझ लिया था। और हमने ये भी चीज देखी थी कि हमने वहां पर रजिस्टर भी लगा के देखा था। तो मतलब अगर आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे रजिस्टर भी लगा सकते हो उस प्रोग्राम के आगे। तो जब आप किसी वेरिएबल के आगे रजिस्टर लगाते हो तो जो है आपको मतलब जो जो वेरिएबल है उसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी ना, तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू होगी गार्बेज। उसको जो लोकेशन मिलेगी वो मिलेगी रजिस्टर, है ना। और उसका स्कोप कितना होगा, उसका स्कोप भी सेम होगा जैसा अभी हमने ऑटो क्लास का देखा था, वैसे ही स्कोप रजिस्टर कीवर्ड लगाने के बाद भी उस वेरिएबल का होगा। मतलब उस ब्लॉक के अंदर तक ही वो वेरिएबल रहेगा और ब्लॉक के बाद जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, मतलब उसका यूज नहीं कर पाएंगे। और लाइफ टाइम भी सेम रहेगा। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर ये रजिस्टर क्लास का मतलब क्या है। तो मैं आपको यहाँ पर एक प्रोग्राम, मैं यहाँ पर वो मान लीजिए मैंने लिखा यहाँ पर मेन, और मैं यहाँ इसको ऐसे कर देता हूँ, है ना। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंट x इक्वल टू 5, ठीक है, सेमी कॉलन। और मैं इसको सेव कर लेता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ रजिस्टर, रजिस्टर अंडरस्कोर क्लास अंडरस्कोर एग्जाम्पल, ऐसे कुछ भी लिख देता हूँ। अब यहाँ मैंने लिखा x इक्वल टू 5, है ना। और मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट एफ, ठीक है। यहाँ पर हम इसको, बहुत ही छोटा सा मीनिंग है इसका ये, पर अच्छा है समझने के लिए। और मैं इसको लिख देता हूँ कॉमा x। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एक में और वेरिएबल ले लेता हूँ ऊपर ही, इंट y सेमी, और फिर मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर y इक्वल टू लिख रहा हूँ x प्लस प्लस सेमी कॉलन। फिर मैंने क्या किया, खुद से ही जो है वो
फिर से मैंने जो है वो x को जो है वो प्लस प्लस किया है, सेमी कॉलन, एंड y इक्वल टू फिर मैंने किया है x, मान लीजिए मैं लिख देता हूँ 5 सेमी कॉलन, और फिर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर y इक्वल टू माइनस माइनस सेमी कॉलन, और मैं इसे प्रिंट कर रहा हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर अभी कुछ खास नहीं कर रहा हूँ, और ये मैंने कुछ भी सोच के नहीं किया है, बस ऐसे ही मैं इसको यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पर बोलेंगे कि ये क्या प्रोग्राम क्या हो रहा है। तो देखिए इस प्रोग्राम में ऐसा हो रहा है, हम रजिस्टर जो है स्टोरेज क्लास के बारे में समझने जा रहे हैं। तो इसमें यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि x का यूज़ बार बार यूज़ हो रहा है, x का जो है वो बार बार यूज़ हो रहा है। तो हमने देखा कि अगर यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखते हैं हम, तो यहाँ पर क्या रहता है, ऑटो रहता है। तो y वेरिएबल को जो लोकेशन मिलती है वो कहाँ मिलती है, रैम में। तो देखिए यहाँ पर ऑटो जब रहेगा तो लोकेशन कहाँ मिलेगी, रैम के अंदर। डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी, गार्बेज। पर अगर रजिस्टर होगा तो क्या रहेगा, रजिस्टर होगा तो भी डिफॉल्ट वैल्यू तो गार्बेज होगी जब कुछ भी नहीं लिखा होगा तब। लेकिन अगर है ना, उसकी लोकेशन यहाँ पे चेंज हो जाएगी रजिस्टर पर। ऐसा हम करते क्यों हैं, मतलब ऐसा हम करेंगे क्यों आखिरकार, है ना। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहीं पर ही, है ना, मैं यहाँ लिख देता हूँ रजिस्टर। ऐसा हम करेंगे क्यों, ऐसा करने से क्या फायदा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं और एक छोटा सा पेज यहाँ, देखो मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पे समझा देता हूँ, ये बहुत अच्छी तरह से समझ बताया गया है। आप मान लीजिए कि ये आपकी रैम की जो है वो रैम का एरिया है ना, और ये आपका सीपीयू है। तो जैसे ही मेन फंक्शन चलता है तो रैम में उसको कुछ जगह मिलती है। जैसे ही मेन फंक्शन चलता है तो रैम में उसको कुछ जगह मिलती है, और ये सीपीयू है। तो रैम के अंदर क्या लिखा रहेगा, रैम में इस प्रोग्राम की सारी इंस्ट्रक्शन। अभी यहाँ रजिस्टर नहीं लगाया, बिना रजिस्टर लगाए आपको बता, ठीक है। तो x है, x को इंक्रीमेंट करना है, y में ले जाना है, फिर x को इंक्रीमेंट करना है, फिर x में 5 जोड़ना है, फिर x को घटाना है, और फिर y को प्रिंट करना है। ऐसे सारे काम हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो होगा क्या कि मान लो कि एक इंस्ट्रक्शन है x प्लस प्लस, ये इंस्ट्रक्शन कहाँ जाएगी उठकर, ये इंस्ट्रक्शन जाएगी यहाँ पर सीपीयू में। और सीपीयू में क्या होता है, सीपीयू के अंदर जो है एलयू होता है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होते हैं, मेमोरी ब्लॉक होता है, ये सारी चीज़ें हमने देखी भी है। तो वहाँ पर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर देखेगा मुझे क्या करना है, तो वहाँ पर उसको पता चलेगा कि मुझे इसको इंक्रीमेंट करना है। तो एक्स तो उठ के जाएगा ही जाएगा वहाँ पर, और साथ साथ में वो वैल्यू भी, मतलब फिर वैल्यू यहाँ पर इंक्रीमेंट होगी, और वैल्यू इंक्रीमेंट होकर फिर से वापस से आएगी। इस तरह से मतलब एएलयू जो है सारी प्रोसेस यहाँ पर एक्स के अंदर करेगा। तो हो क्या रहा है यहाँ पर कि पहले एक्स जो है वो यहाँ से उठ के यहाँ जा रहा है, इंस्ट्रक्शन यहाँ से उठ के जा रही है कि आपको क्या करना है, मतलब ए फर्स्ट इंस्ट्रक्शन जा रही है साथ में, और वहां पर जो है वो इंक्रीमेंट भी हो रहा है। ठीक है, तो अब देखिए आप यहाँ पर कि एक्स का जब बार बार यूज होगा, एक्स का जब बार बार यूज होगा तो एक्स को जो है वो एक्स कहीं ना कहीं हर इंस्ट्रक्शन में अवेलेबल होगा। यहाँ पहले इंस्ट्रक्शन में मान लीजिए इंक्रीमेंट था, पहले में प्रिंट था, फिर दूसरे में इंक्रीमेंट था, तीसरे में माइनस कर दिया, फिर +5 जोड़ दिया, तो हर बार x कहीं ना कहीं यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, ऐसा होने में क्या होता है कि मान लीजिए कि जब यहाँ पर इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूट हो रही है, तो इंस्ट्रक्शन जब एग्जीक्यूट हो रही है, मान लीजिए x का जो कंटेंट है उसको प्लस प्लस करने में जो है वो t टाइम लग रहा है, t टाइम लग रहा है इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने में, x प्लस प्लस करने में, जबकि x को फेच करने में या वो वाली इंस्ट्रक्शन को फेच करने में वहां पर जो है ज्यादा टाइम लग रहा है। वहां पर कितना टाइम लग रहा है, वहां पे मान लीजिए जो है ऐसे t लग रहा है नॉर्मली, और ऐसे लग रहा है t+10 लग रहा है ना, मतलब आप 10 गुना टाइम ज्यादा मान सकते हो। तो सीपीयू को अगर हमारा प्रोग्राम अगर ऐसा बनेगा जिसके अंदर बार बार कोई वेरिएबल को रैम से उठाकर हम सीपीयू में लेके आएंगे,
तो अननेसेसरी हमारी प्रोग्राम की जो स्पीड है वो कम हो जाएगी। हालांकि प्रोग्राम छोटा रहेगा तो हमें पता भी नहीं चलेगा कि ये जो है वो कैसे हो रहा है ना। लेकिन फिर भी जो है जब हम बड़े प्रोग्राम लिखते हैं तो वहाँ पर कहीं ना कहीं हमको, या कुछ कहीं कहीं बहुत बार मेमोरी जो है बहुत ही स्पेसिफिक होती है, तो इन चीज़ों को हमको बहुत ध्यान रखना होता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि x को जो है बाय डिफॉल्ट इंट ना लिखते फिर वहाँ पर हम लिख देंगे रजिस्टर। जब हम यहाँ पे इसको रजिस्टर लिख देंगे तो क्या होगा, मैं अभी यहाँ लिख देता हूँ रजिस्टर। तो रजिस्टर लिखने से भी देखो बाय डिफॉल्ट वैल्यू अगर यहाँ कुछ ना होती तो गार्बेज होती, ठीक है, यहाँ कुछ नहीं होती तो गार्बेज है, तो वैल्यू का एक अलग बात है। लेकिन इसको लोकेशन कहाँ पे मिलेगी, इसको लोकेशन मिलेगी सीपीयू के रजिस्टर्स के अंदर, प्रोसेसर के रजिस्टर्स के अंदर, इसलिए इसको रजिस्टर स्टोरेज क्लास बोला गया है। और उससे होगा क्या, जो एक्स की इंस्ट्रक्शन को लेने में, एक्स को लेने में बार बार जो टाइम लग रहा था, क्योंकि एक्स में ही तो डेटा जो है वो इंक्रीमेंट होगा, माइनस होगा, +5 होगा, एक्स में ही होगा, और तो एक्स को बार बार लेना भी पड़ेगा और उसकी उसके अंदर जो ऑपरेशन अप्लाई करना है वो भी होगा, तो वो ज़्यादा टाइम कंज्यूम करेगा। तो इसलिए हम इसकी लोकेशन कहाँ पे बना देंगे, इसकी लोकेशन हम वहीं बना देंगे। तो एक सीधी सीधी सी बात है कि सीपीयू रैम के अंदर जो प्रोग्राम है उसको कैलकुलेट कर रहा है, मतलब उसको सॉल्व करके सारे आंसर्स आपको दे रहा है। तो ऐसा कोई वेरिएबल जो कि बहुत बार यूज हो रहा है और रैम से बार बार लेकर जो है वो सीपीयू में जाना पड़ रहा है, तो तब हम सीपीयू में जो है ही बना लेते हैं उस वाले वेरिएबल को। तो उस वाले को वेरिएबल को हम कैसे बना सकते हैं सीपीयू के अंदर, हम रजिस्टर कीवर्ड की हेल्प से बना सकते हैं। तो इससे हमारे प्रोग्राम की जो ओवरऑल स्पीड है वो बढ़ जाएगी। तो ये होता है यहाँ पर रजिस्टर स्टोरेज क्लास का यूज और रजिस्टर कीवर्ड का यूज, ठीक है। तो ये बात हमने यहाँ पर देखी कि रजिस्टर ये रैम में होने से क्या फायदा होता है। बाकी ये दोनों सेम ही रहेंगे, मतलब इसका स्कोप भी वही रहेगा और लाइफ भी वही रहेगी, है ना। मतलब अगर इसको यहीं पे लिखा है हमने, तो जैसे ही ये मेन डिस्ट्रॉय होगा इसका काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। या मान लीजिए कि हमने इसे कहीं फंक्शन में बनाया होता, मैं इसको ऐसे कोई फंक्शन में बनाता हूँ, कंट्रोल है यहाँ पे मान, और यहाँ ABC कोई मेरा मान होता, बस जैसे ही ये फंक्शन फिनिश होता तो इसका यूज जो है वो फिनिश हो जाता, और ये ABC अगर यहाँ कॉल होता तो वो तो बिल्कुल सेम होता है। अब देखो क्या होता है कि हमने कभी मान लीजिए कोई प्रोग्राम बनाया और हमको ये लगता है कि मैं क्या करूँ, मैंने ये तो सीख लिया था, मैं एक काम करता हूँ उसके आगे रजिस्टर कीवर्ड लगा देता हूँ, तो मेरा प्रोग्राम की स्पीड जो है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। लेकिन सीपीयू के अंदर जगह मिलना ये कुछ बातों पर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि आपने किसी भी कीवर्ड को, जो किसी भी वेरिएबल को जो है रजिस्टर लिख दिया और उसको जो जगह है वो सीपीयू के अंदर मिल ही जाएगी, है ना। ऐसा क्यों है, तो ऐसा किन बातों पर निर्भर करता है। तो सबसे पहली बात तो ये होती है कि उस टाइम पर सीपीयू के अंदर रजिस्टर्स जो है वो फ्री है या नहीं है, ठीक है। क्योंकि सीपीयू को खुद को अपना कैलकुलेशंस करनी होती है, और सीपीयू के अंदर कितनी जगह है इस बात पर भी ये बात डिपेंड करती है। तो अगर रजिस्टर वहां पर फ्री नहीं होंगे तो क्या होगा, तब भी आपके वेरिएबल को वहां पे जगह नहीं मिलेगी, और कंपाइलर ऑटोमेटिक, आपने भले वहां रजिस्टर लिख दिया हो कोई एरर भी नहीं आएगी, अब कंपाइलर आपके वेरिएबल को ऑटोमेटिकली एक नॉर्मल वेरिएबल की तरह ट्रीट कर सकता है, मतलब ऑटो वेरिएबल की तरह ट्रीट करेगा, और उसको जो है रैम में ही लोकेशन मिलेगी अगर सीपीयू का रजिस्टर फ्री नहीं है तो पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात ये है कि अगर आपने ये जो डेटा टाइप है, आपने ये जो डेटा टाइप है इंट या कैर से हायर वाला बनाया है, तब भी सीपीयू के अंदर जो है वहां पर आपको लोकेशन नहीं मिलेगी, ठीक है। क्यों नहीं मिलेगी लोकेशन, क्योंकि इसकी एक फिक्स साइज होती है। तो अगर मान लीजिए आपने लॉन्ग इंट बना दिया या डबल बना दिया या कुछ और बना दिया, तब भी आपको जगह नहीं मिलेगी। तो ये होता है रजिस्टर स्टोरेज क्लास, ठीक है। अब इसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं
स्टैटिक स्टोरेज क्लास क्या होता है, ठीक है। तो देखो स्टैटिक स्टोरेज क्लास के लिए मैं आपको यहाँ पर एक प्रोग्राम बनाकर बताता हूँ और समझाता हूँ। वहाँ पर हम क्या करते हैं, मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ स्टैटिक, और इस प्रोग्राम को देखकर आपको जो पूरी थ्योरी है वो स्टोरेज और अंडरस्कोर, और मैं यहाँ क्लास कर देता हूँ और एग्जाम्पल सी, तो यहाँ पे लिखता हूँ मेन, और यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर हम क्या करते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ एक, यहाँ लिख देता हूँ एक फंक्शन लिख देता हूँ, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट मेरे फंक्शन का नाम है इंक्रीमेंट, मैं इसको वॉइड भी लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ इंट, ए, और इक्वल टू लिखकर यहाँ पर लिख देता हूँ 0 सेमीकोलन, और यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू को जो है वो इंक्रीमेंट प्रिंट कर देते हैं, उसके बाद इंक्रीमेंट कर देते हैं। मैं यहाँ लिखता हूँ ए प्लस, और यहाँ पर हम स्टैटिक स्टोरेज क्लास को समझने वाले हैं, तो आप क्या हम करते हैं, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ए इक्वल टू, ठीक है, और यहाँ लिख देता हूँ %d स्लैश n, और यहाँ लिख देता हूँ कॉमा ए। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं इसको यहाँ पर कॉल कर देता हूँ तो आप बोलेंगे कि क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका इंट ए, एक आपने मतलब एक वेरिएबल लिया है इंटीजर टाइप, और हमने जानबूझ के यहाँ पर जो है इसकी इनिशियल वैल्यू क्या ली है, 0 ली है ना। जब हम इसकी इनिशियल वैल्यू अगर 0 लेंगे तो सही रहेगा, तो इंक्रीमेंट सही होगा, अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज ये होगा कि गार्बेज वैल्यू के अंदर ही इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो ऐसा आप करके देख सकते हो यहाँ पर इस चीज को हटाकर, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर जानबूझकर यहाँ पर क्या किया है, 0 लिया है ताकि 0 के बाद में इंक्रीमेंट हो, और उसको हमने यहाँ प्रिंट किया है। तो एक बार हम इसको रन करके देखते हैं, हम स्टैटिक स्टोरेज क्लास समझ रहे हैं, तो आप देखिए ए इक्वल टू 1 आ गया है। इसको क्लोज करता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देखिए मैं यहाँ इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ आकर इसको फिर से पेस्ट, ठीक है। अब आप मुझे बताइए यहाँ पर कि हमें आउटपुट क्या मिलेगा। पहली बार हमने यहाँ पे फंक्शन रन किया, ठीक है, तो ये हमारा फंक्शन कॉल होगा, की वैल्यू 1 आई थी, ठीक है। क्या दूसरी बार ए की वैल्यू 2 आएगी, बताइए। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि ए की वैल्यू 2 आएगी, तो देखिए हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं ऑटो क्लास के बारे में। अगर यहाँ कुछ नहीं है तो ऑटो है, ठीक है, तो ऑटो को अभी हम छोड़ देते हैं, ठीक है। अब हाँ, पर इसका स्कोप क्या रहता है, ऑटो से तो गार्बेज वैल्यू जो है आती है, तो ऑटो का तो सवाल यहाँ पे नहीं उठता, क्योंकि हमने यहाँ वैल्यू खुद से ही डाल दी है, लोकेशन इसकी रैम में होती है, ठीक है। लेकिन इसका स्कोप क्या रहता है, इसका स्कोप रहता है सिर्फ फंक्शन के अंदर, है ना। जैसे ही फंक्शन रन होगा तो ये कॉल होगा, ये चलेगा और ये वेरिएबल डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो ए जो है वो फिनिश हो जाएगा, और फिर से चलेगा तो फिर से 0 होगा और फिर से 1 होगा, तो मतलब दोनों बार क्या आएगा, ए की वैल्यू 1 1 आएगी, है ना। एक बार हम इसको रन करके देखते हैं, आपको ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ पर ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 और 2 पर। तो देखिए आप यहाँ पर ए की वैल्यू क्या आ चुकी है, 1 1, क्योंकि पहली बार जब चलेगा तो 1 आएगा, और दूसरी बार ये वाला वेरिएबल क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका स्कोप सिर्फ यहीं तक ही है ना। हम स्टैटिक स्टोरेज के लिए पढ़ रहे हैं, लेकिन हम इसको नॉर्मल चला के देख रहे हैं, तो देखिए स्कोप भी यहाँ पर इसका लिमिटेड है, सिर्फ इसी ब्लॉक तक है। अब देखिए हम इसमें क्या करते हैं, अब आप मुझे बताइए, अगर मैं यहाँ स्टैटिक, ठीक है, स्टैटिक की थ्योरी हमने ये पढ़ी थी, और मैं यहाँ से 0, स्टैटिक की थ्योरी हमने ये पढ़ी थी यहाँ पर कि इसका जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है स्टैटिक की वो 0 होती है, ठीक है। लोकेशन तो रैम में मिलता है, और स्कोप तो ब्लॉक के अंदर तक ही रहता है, हाँ। लेकिन ये इसकी लाइफ कितनी रहती है, टिल द एंड ऑफ प्रोग्राम, जब तक प्रोग्राम एंड नहीं हो जाता है
तब तक इसकी लाइफ होती है। ठीक है, तो अब देखिए, अब आप बताइए यहाँ पर अगर मैं इस फंक्शन को चलाता हूँ, है ना, ये कोड को रन करता हूँ, तो क्या आउटपुट आएगा? आप कहेंगे कि हो सकता है गार्बेज में इंक्रीमेंट हो, पर नहीं। स्टैटिक लगाने के बाद में उसकी इनिशियल वैल्यू, डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है? 0। तो 0 होने की वजह से क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगी। ठीक है, तो एक बार पहले हम प्रोग्राम को रन करते हैं और फिर समझते हैं कि क्या हुआ। क्या मिला? 1 और 2। तो इससे दो बातें समझ में आती है। पहली बार 0 था, इंक्रीमेंट होके 1 हुआ, ये वाला फंक्शन खत्म हुआ, लेकिन वेरिएबल की लाइफ थ्रू आउट द प्रोग्राम है। मतलब जब तक मेन खत्म नहीं हो जाएगा तब तक ए बना रहेगा। तो ए तो बना हुआ है और ए के अंदर 1 है। दूसरी बार फिर चला, है ना, दूसरी बार फिर चला तो ए के अंदर 1 है ऑलरेडी, है ना। यहाँ पर आपने कुछ इनिशियलाइज नहीं किया है, आपने यहाँ पर कुछ भी इनिशियलाइज नहीं किया कि ओवरराइट हो जाएगा। अगर यहाँ आप 5 लिख देते तो वो 6 ही हो जाता, लेकिन ये एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना, आगे जाकर ये बहुत इंपॉर्टेंट बनने वाला है। तो देखिए यहाँ पर अब क्या होगा, उसी में ही इंक्रीमेंट हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि स्टैटिक क्लास का क्या है। अब हम देखते हैं इसके बाद में एक्सटर्नल क्लास के बारे में। तो देखिए मैं यहाँ पर आपको मैं लेके चलता हूँ। तो एक्सटर्नल जो स्टोरेज क्लास होती है उसके लिए हम कीवर्ड यूज करते हैं एक्सटर्न, और इसकी भी जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो 0, लोकेशन रैम होती है। ठीक है, तो रैम से कोई दिक्कत नहीं है हमें। हाँ, लेकिन इसका स्कोप जो होता है वो ग्लोबल होता है ना, इसको हमको ग्लोबली डिक्लेयर करना होता है। ठीक है, और इसका लाइफ टाइम भी जो कैसा होता है, इसका लाइफ टाइम भी सेम होता है, किसकी तरह? स्टैटिक की तरह, टिल द एंड ऑफ प्रोग्राम। जब तक कि हमारा प्रोग्राम खत्म नहीं हो जाएगा तब तक ये वाला वेरिएबल भी बना रहेगा, है ना। तो देखिए हम इसको वहां पर समझते हैं एक बार। मैं यहाँ चलता हूँ, कंट्रोल करता हूँ, एस करता हूँ, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक्सटर्न क्लास एग्जाम्पल। ठीक है, और ये सी में लिख सकते हो आप ना, इसमें C++ का कोई रोल नहीं है, पर इनको समझना बहुत जरूरी है आगे के लिए। मैं यहाँ लिखता हूँ मेल, मैं यहाँ पे लिखता हूँ printf, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ a इक्वल टू a सेमीकोलन, और मैं a ऊपर लिख देता हूँ। जब हम कोई एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास बनाते हैं तब हम उसका जो वेरिएबल है उसको हम एक्सटर्नल डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिखा है एक्स। ठीक है, तो मैंने एक्सटर्नल डिक्लेयर किया है, और ये एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास का जैसा मतलब डिक्लेरेशन टाइप है। तो आप कहेंगे कि यहाँ पर अभी एक्सटर्न तो हमने लिखा ही नहीं, तो ये कैसे बना? क्या हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं? नहीं नहीं, हमें ऐसा नहीं लिख सकते। तो देखिए इसका यूज हम समझते हैं। तो देखिए जब भी कोई वेरिएबल अगर बाहर लिखा रहता है ना, मतलब ग्लोबल लिखा रहता है, तो वो एक्सटर्न का मेंबर होता है। मतलब अभी आप उसको ऐसे समझें, अगर मैं यहाँ पे यहाँ ए कर देता हूँ, तो आप देखिए यहाँ पर अगर मैंने इसे यहाँ बाहर डिक्लेयर किया है तो आपको पता है कि ये ग्लोबल डिक्लेयर हुआ है, ये तो आपको पता है। ठीक है, और इसको कहीं भी यूज कर सकते हैं, ये भी पता है। आप बताइए यहाँ पर जब मैं इसको ऐसा लिखता हूँ तो ए की वैल्यू क्या आएगी? आप बोलेंगे कि कुछ भी नहीं लिखा है तो ऑटो होगा, और ऑटो होगा तो गार्बेज आएगी। नहीं, अगर कोई वेरिएबल ग्लोबल डिक्लेयर है तो वो एक्सटर्नल स्टोरेज से बिलोंग करता है। ठीक है, एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास से बिलोंग करता है तो उसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या आएगी? उसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू आएगी 0। ठीक है, जब हम उसको ग्लोबल डिक्लेयर कर रहे हैं तब, अगर लोकल कर रहे हैं तो गार्बेज आएगी। और इसको आप चलाकर देख भी सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर जो है वो देखिए लोकल लिखा है यहाँ पर, है ना। मैं इसको रन करता हूँ, देखिए ए की वैल्यू क्या आई है? 0, जबकि हमने ना तो स्टैटिक लिखा है ना ही ए की वैल्यू 0 लिखी है। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि ठीक है, हम मान लेते हैं कि अंदर लिखेंगे तो गार्बेज आ सकती है,
अगर हमने इंट ए लिखा है तो, और अगर हमने बाहर लिखा है तो लिख के देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ लिख देता हूँ इंट ए सेमी कॉलन, और ऊपर वाले को हम हाइड कर देते हैं और रन कर देते हैं। या गार्बेज, गार्बेज मतलब वो उसके अकॉर्डिंग जो है वो वैल्यू रख रहा है ना। हम ऐसा नहीं मानेंगे कि ये गार्बेज है, कोई ना कोई वो मेमोरी लोकेशन की ही वैल्यू। तो ये बात आपको समझ में आई। लेकिन यहाँ पर हमने एक्सटर्न लिखा भी नहीं है, तो क्या हम एक्सटर्न लिखते हैं यहाँ पर? नहीं, हम एक्सटर्न यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं, ये गलत है। हमको ऐसा लग रहा होगा कि हम ऐसा लिख देंगे तो डेटा टाइप डिक्लेरेशन हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। ये क्या करता है ना, तो देखिए मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ एक्सटर्न, आपकी थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होगा, और मैं लिखता हूँ इंट सेमीकोलन, है ना, ये लिखना सही है ना। और अगर मैं इसको अब रन करता हूँ तो आप देखिए स्क्रीन क्या होगी। बोलेंगे जब पहले लिख रहे थे तब भी तो यही आ रही थी, है ना। तो इसका लिखना तो यहाँ पर कोई सॉरी, तो आप भी देखिए आ रही है, मतलब अब आप बोलेंगे कि जब आप पहले लिख रहे थे यहाँ पर, है ना, तो फिर इसको डबल डबल लिखने की क्या जरूरत हुई है ना। पहले लिख रहे थे तब भी तो ये चल रहा था, बाहर लिख दिया था आपने तो ये चल ही रहा था, तो ये क्या कर रहा है। ये मैं यहाँ पर ऐसा बोलता हूँ कि एक्सटर्न कीवर्ड तो है एक्सटर्नल डिक्लेयर हुए वेरिएबल को, डेटा टाइप को एक्सटर्नल बनाता है ना। तो आप बोलेंगे कि ये क्या बात हुई, ठीक है। तो देखिए मैं आपको इसको बताने के लिए यहाँ पर लिखता हूँ एक्सटर्न कीवर्ड बाहर डिक्लेयर हुए डेटा टाइप को, वेरिएबल को, है ना, एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास का बनाता है ना। तो देखिए इसको हम चला के देखते हैं और आपको समझ पाएगा। मैं इसको यहाँ से ऐसे हटा देता हूँ, पूरा ही हटा देता हूँ, ठीक है। तो अब देखिए हम इसको यहाँ से जो है वो हटा देते हैं, नीचे लिख देते हैं, नीचे लिख देते हैं और अब रन और देखते हैं कि क्या होता है। अब देखिए क्या कर रहा है वो बोल रहा है ए अनडिक्लेयर्ड, है ना, ए अनडिक्लेयर्ड फर्स्ट यूज इन दिस फंक्शन, है ना। तो अभी आप बोल रहे हो कि ये अच्छा, आप बोल रहे हो कि अगर ऊपर लिखोगे तो सही रहेगा, नीचे लिखोगे तो सही नहीं। हाँ सही है वो, ठीक है। तो वो ये बोल रहा है कि अगर आपने यूज पहले कर लिया, बता बाद में रहे हो, तो आप पहले आप बताइए और फिर यूज कीजिए। अगर मैं यहाँ पर ऐसा लिखता हूँ एक्स, तो प्रोग्राम में कहीं पर भी कोई वेरिएबल अगर ग्लोबली लिखा हुआ है तो उसको यूज करने की ये परमिशन देगा, ठीक है, ऊपर लिखा हो चाहे नीचे लिखा हो, ठीक है। देखिए इसको हम रन करते हैं यहाँ पर और देखते हैं। तो यहाँ पर तो ये लाइन को देखकर आप ऐसा मत कहिएगा कि हमने यहाँ पर डेटा टाइप डिक्लेयर किया है जो एक्सटर्नल टाइप का है। ये लाइन का मतलब ये है आपने जो ग्लोबली ये यूज किया है प्रोग्राम में कहीं पर भी, उसको जो यूज अलाउ करता है। यहाँ समझ में आपको ये होता है एक्सटर्नल प्रोसेस, और इसका लाइफ टाइम तो थ्रू आउट बना ही रहेगा, स्कोप भी थ्रू आउट बना ही रहेगा, क्योंकि ये जो है ग्लोबल डिक्लेयर है, जब तक प्रोग्राम एंड नहीं करता तब तक ये रहेगा ही रहेगा। तो इस तरह से आप जो है चारों क्लास का यूज कर सकते हैं, और उससे पता चलता है कि जो है वेरिएबल की कितनी लाइफ है, उसको कहाँ स्टोरेज मिलेगा,
और उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होगी, और ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जाकर यही डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ जो हैं वो आपकी क्लासेस में यूज़ होने वाली हैं। साथ साथ में आपके क्लास के जो मेंबर्स हैं उनका डिफरेंशिएशन आपको यहाँ पर मिलने वाला है। और कंस्ट्रक्टर जब हम पढ़ेंगे तब जो है डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ का बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये आपको बहुत ही ज़्यादा, जब आप क्लासेस में जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक एब्स्ट्रैक्ट तरीका मिलेगा एरर फ्री प्रोग्राम लिखने का। तो यहाँ पर ये वैल्यूज़ को, मतलब इन बातों को जानना चाहिए, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि क्लासेस के बारे में